आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का चैप्टर 1 पार्ट 2। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पार्ट 1 में इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया। फ्रेंड्स, उस वीडियो में देखा था आपने कि राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियाँ हैं और उसका विभाजन कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया थी और मुस्लिम लीग की स्थापना क्या हुई। तो उस वीडियो को सबसे पहले उसे देख लेना ताकि आपसे जो एक भी टॉपिक है वो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपसे एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, एक भी टॉपिक मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पटेल तथा राष्ट्रीय एकता। पटेल और तथा राष्ट्रीय एकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और लोहा पुरुष के नाम से प्रसिद्ध थे। और सरदार वल्लभ भाई किस नाम से प्रसिद्ध थे? लोहा पुरुष के नाम से प्रसिद्ध थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता के बाद एकीकरण की समस्या सामने आई। जब भारत हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो क्या वो भारत की स्वतंत्रता के बाद एकीकरण की समस्या सामने आई, क्योंकि उस समय 565 देसी रियासतें थी। उस समय क्या था कि 565 देसी रियासतें थी जिन्हें भारत में शामिल करना एक चुनौती भरा काम था। सरदार पटेल ने इन 565 देसी रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी ली। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? 565 देसी रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी ली। और सरदार पटेल के राजनीतिक अनुभव, कूटनीतिक कौशल तथा दूरदर्शिता के कारण 565 में से कई रियासतें भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ही भारत में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। क्या हुआ कि सरदार पटेल राजनीतिक अनुभव, कूटनीतिक कौशल तथा दूरदर्शिता के कारण 565 से कई रियासतें भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ही भारत में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। और सरदार पटेल को निम्नलिखित रियासतों के एकीकरण की समस्या का सामना करना पड़ा। सरदार पटेल को कई रियासतों का मतलब एकीकरण का सामना करना पड़ा। किन किन का सामना करना पड़ा? हैदराबाद का, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर। फर्स्ट थे हैदराबाद, सेकंड जूनागढ़ और थर्ड कश्मीर और मणिपुर के। सरदार पटेल को निम्नलिखित रियासतों के एकीकरण में समस्याओं का सामना करना पड़ा। हैदराबाद का, जूनागढ़ और कश्मीर और मणिपुर। हैदराबाद और जूनागढ़ के विलय के लिए भारतीय सेना की मदद ली गई। हैदराबाद और जूनागढ़ के विलय के लिए भारतीय सेना की मदद ली गई। कश्मीर को भी सरदार पटेल भारतीय सेना की मदद से भारत में शामिल करने वाले थे, लेकिन अन्य नेताओं के अलग नज़रिए के कारण कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय नहीं हो सका। लेकिन क्या हुआ कि नेताओं के अलग नज़रिए के कारण कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय नहीं हो सका। कि हैदराबाद और जूनागढ़ के विलय के लिए भारतीय सेना की मदद ली गई और कश्मीर को भी सरदार पटेल भारतीय सेना की मदद से भारत में शामिल करने वाले थे, लेकिन अन्य नेताओं के अलग नज़रिए के कारण कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय नहीं हो सका। तो क्या टॉपिक है? पटेल तथा राष्ट्रीय एकता के प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इन्हें लौह के नाम से प्रसिद्ध थे। ये लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारत की स्वतंत्रता के बाद एकीकरण की समस्या सामने आई, क्योंकि उस समस्या को 565 देसी रियासतें थी जिन्हें भारत में शामिल करना एक चुनौती भरा काम था। सरदार पटेल ने इन 565 देसी रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी ली। और सरदार पटेल के राजनीतिक अनुभव, कूटनीतिक कौशल तथा दूरदर्शिता के कारण 565 से कई रियासतें भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ही भारत में शामिल होने के लिए सहमत हो गई। और सरदार पटेल को निम्नलिखित रियासतों के एकीकरण में समस्याओं का सामना करना पड़ा।
हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर। हैदराबाद और जूनागढ़ के विलय के लिए भारतीय सेना की मदद ली गई और कश्मीर को भी सरदार पटेल भारतीय सेना की मदद से भारत में शामिल करने वाले थे, लेकिन अन्य नेताओं के अलग नजरिए के कारण कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय नहीं हो सका। नेक्स्ट देखते हैं रजवाड़ों के विलय। रजवाड़ों के विलय क्या था? भारत में कई क्षेत्रों पर अंग्रेजों का शासन था। भारत के कई क्षेत्रों पर क्या था? अंग्रेजों का शासन था। वहीं कुछ छोटे बड़े क्षेत्र राजाओं का शासन ही था। उन क्षेत्रों को रजवाड़े कहते हैं और उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? रजवाड़े कहा जाता था। कि भारत के जो कई क्षेत्र थे वो अंग्रेजों का शासन था, कई क्षेत्रों पर अंग्रेजों का शासन था और वहीं कुछ छोटे बड़े जो क्षेत्र थे वो राजाओं का शासन था और उन क्षेत्रों को कहा जाता था रजवाड़े। क्या कहा जाता था? रजवाड़े। और राजाओं ने अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और राजाओं ने क्या कर रखा था? कि अंग्रेजों की जो सर्वोच्च सत्ता थी उसे स्वीकार कर रखा था। रानी राजा अंग्रेजों के अनुसार काम करते थे और यानी राजा जो थे वो अंग्रेजों के अनुसार काम करते थे। समस्या सरकार का नजरिया और हैदराबाद और मणिपुर। समस्या क्या थी? रजवाड़ों को भारत में शामिल करने की समस्या थी। रजवाड़ों को भारत में शामिल करने की समस्या थी और सरकार का नजरिया, समस्या को किस तरह से सुलझाया जाए। नजरिया क्या था? कि समस्याओं को किस तरह से सुलझाया जाए। और हैदराबाद और मणिपुर का भारत में विलय कैसे हो? कि हैदराबाद और मणिपुर का भारत में विलय कैसे हुआ? अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत और रजवाड़े अब आज़ाद हैं, परंतु रजवाड़ों के सामने 3 विकल्प थे। अंग्रेजों ने ये घोषणा की कि भारत और जो रजवाड़े हैं अब आज़ाद हैं, परंतु रजवाड़ों के सामने 3 विकल्प रखे और अंग्रेजों ने क्या कहा? उनके सामने 3 विकल्प रखे। रजवाड़े भारत में विलय, पाकिस्तान में विलय और दोनों से स्वतंत्र एक अलग शासन व्यवस्था। अगर रजवाड़े भारत से अलग हो जाते हैं तो भारत का एक मजबूत, विशाल और अखंड भारत का सामना अधूरा रह जाता है। अगर रजवाड़े जो है वो भारत से अलग जो हो जाते हैं तो उनके जो मजबूत, विशाल और अखंड भारत का सपना जो है वो अधूरा रह जाता है। और सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने भारत पाकिस्तान से अलग रहने की घोषणा की। उसके बाद ठीक ऐसी ही घोषणा हैदराबाद के निजाम ने कहा कि भारत के सामने इन सभी रियासतों को भारत में शामिल करने की चुनौती थी। ऐसी घोषणा की गई कि हैदराबाद के निजाम ने कहा कि भारत के सामने इन सभी रियासतों को भारत में शामिल करने की चुनौती थी। तो रजवाड़े के थे भारत में विलय, पाकिस्तान में विलय और दोनों से स्वतंत्र एक अलग शासन व्यवस्था की। अगर रजवाड़े भारत से अलग हो जाते हैं तो भारत का एक मजबूत, विशाल और अखंड भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। और सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने भारत पाकिस्तान से अलग रहने की घोषणा की। उसके बाद ठीक ऐसी ही घोषणा हैदराबाद के निजाम ने कहा कि भारत के सामने इन सभी रियासतों को भारत में शामिल करने की चुनौती थी। नेक्स्ट है सरकार का नजरिया। सरकार का क्या नजरिया था? शुरुआत में सरकार ने इन रजवाड़ों की समस्या को लेकर कड़ा रुख अपनाया। कि शुरुआत में सरकार ने इन रजवाड़ों की समस्याओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और कहा कि रजवाड़ों को अपनी मर्जी के अनुसार रास्ता चुनने देना चाहिए। कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और कहा कि रजवाड़ों को अपनी मर्जी के अनुसार रास्ता चुनने देना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बातचीत से रजवाड़ों को भारत में शामिल होने के लिए मना लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि रजवाड़ों को भारत में शामिल होने के लिए मना लिया और सरकार ने लचीला रुख अपनाया। और सरकार ने क्या किया? लचीला रुख अपनाया और रजवाड़ों को स्वायत्तता देने को तैयार थे। और क्या किया कि रजवाड़ों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार हो गए और अधिकतर रजवाड़े आज़ादी से पहले ही भारत में शामिल होने को तैयार हो गए। तो अधिकतर रजवाड़े क्या थे कि भारत में पहले ही, मतलब आज़ादी से पहले ही भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। और विभिन्न रजवाड़ों के शासक ने भारत में शामिल होने के लिए
जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिस पर उन्होंने सहमति जताई, पर हस्ताक्षर किए, उसे क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासतों को शामिल करने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जूनागढ़ को, मणिपुर और हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासतों को शामिल करने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो क्या देखा इसमें कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और कहा कि रजवाड़ों को मर्जी के अनुसार रास्ता चुने देना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बातचीत से रजवाड़ों को भारत में शामिल होने के लिए मना लिया और लचीला रुख अपनाया, जिससे सरकार ने क्या लचीला रुख अपनाया और रजवाड़ों को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हो गए। और अधिकतर रजवाड़े आज़ादी से पहले ही भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। अधिकतर रजवाड़े कहते हैं कि भारत में पहले ही, मतलब आज़ादी से पहले ही भारत में रहने के लिए तैयार हो गए थे। और विभिन्न रजवाड़ों के शासक ने भारत में शामिल होने के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासतों को शामिल करने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद क्या थी कि हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी। ये चारों तरफ से भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ था। और जो हैदराबाद था वो भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ था, चारों तरफ से घिरा हुआ था। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। और हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था, क्योंकि वे दुनिया के दौलतमंद लोगों में से एक था। क्योंकि वे जो निजाम था वो दुनिया के दौलतमंद लोगों में से एक था। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी, ये चारों तरफ से भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ था। और हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, क्योंकि वे दुनिया के दौलतमंद लोगों में से एक था। जो क्या था? निजाम दुनिया के दौलतमंद लोगों में से एक था। और निजाम चाहता था कि हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। और निजाम क्या चाहता था? हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। और निजाम ने नवंबर 1947 में अपने को यथास्थिति बहाल करने का समझौता किया। और ये समझौता 1 साल का था। और ये समझौता कितने साल का था? 1 साल का था। और महिलाएं, तेलंगाना इलाके के किसान और अन्य लोग निजाम के शासन के खिलाफ थे। और क्या महिलाएं, तेलंगाना इलाके के किसान और अन्य लोग निजाम के शासन के खिलाफ थे और निजाम के खिलाफ आंदोलन करने लगे। और क्या करने लगे? महिलाएं और तेलंगाना के जो लोग किसान थे वो निजाम के खिलाफ आंदोलन करने लगे। और कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद की अंग्रेज इस आंदोलन में लोगों के साथ थे। कम्युनिस्ट पार्टी भी, हैदराबाद की कांग्रेस इस आंदोलन में लोगों के साथ थे। और निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बल को रवाना किया, जिन्हें रजाकार कहा जाता था। क्या कहा जाता है? रजाकार कहा जाता था। रजाकार अत्याचारी थे। जो रजाकार थे वो अत्याचारी थे और इन्होंने गैर मुस्लिम लोगों को खास तौर से अपना निशाना बनाया था। और रजाकार ने क्या किया? इन्हें गैर मुसलमान जो थे, जो मुसलमान नहीं थे, मतलब उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया। फिर भारतीय सेना और रजाकार के बीच कुछ दिनों तक संघर्ष चला और अंत में भारतीय सेना ने रजाकार पर काबू पाया। तो क्या हैदराबाद कहते हैं? हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी। ये चारों ओर से घिरी हुई थी, मतलब भारतीय सीमाओं से घिरी हुई थी। और हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, क्योंकि वे दुनिया के दौलतमंद लोगों में से एक था। और निजाम चाहता था कि हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। और निजाम ने नवंबर 1947 में अपने को यथास्थिति बहाल करने का समझौता किया। ये समझौता 1 साल का था। महिलाएं, तेलंगाना के इलाके के किसान और अन्य लोग निजाम के शासन के खिलाफ थे और निजाम के खिलाफ आंदोलन करने लगे। और क्या करने लगे? जो खिलाफ थे, महिलाएं, किसान जो खिलाफ थे, उसके आंदोलन करने लगे। और कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद की कांग्रेस इस आंदोलन में लोगों के साथ थी। कम्युनिस्ट पार्टी भी और हैदराबाद की कांग्रेस भी लोगों के साथ थी। और निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बल को रवाना किया, जिन्हें रजाकार कहा जाता। क्या कहा जाता था? रजाकार कहा जाता था। रजाकार अत्याचारी थे। रजाकार जो थे वो अत्याचारी थे और उन्होंने गैर मुस्लिम लोगों को खास तौर से अपना निशाना बनाया। और फिर भारतीय सेना और रजाकार के बीच कुछ दिनों तक संघर्ष चला और अंत में भारतीय सेना ने रजाकार पर काबू पा लिया।
अंत में निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस तरह हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। अंत में निजाम को क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस तरह हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर। पहले हमने क्या पढ़ा? हैदराबाद। अब पढ़ेंगे मणिपुर। आज़ादी के कुछ दिन पहले ही मणिपुर को भारत में शामिल कर लिया गया था। आज़ादी के कुछ दिन पहले ही मणिपुर को भारत में शामिल कर लिया गया और मणिपुर के शासक महाराजा बोधचंद्र सिंह को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए मना लिया गया और इसके बदले में मणिपुर को विशेष अधिकार दिए गए। जनमत के दबाव में आकर राजा ने चुनाव करवाया, जिसके बाद मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। संवैधानिक क्या कि मतलब कि सभी को एक समझ जाए कि किसी भी धर्म के साथ भेदभाव ना किया जाए, ऊंच नीच का भेदभाव ना किया जाए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सबको मतलब एक समान माना जाए और राजतंत्र कायम हो। और मणिपुर पहला राज्य है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाएगा। मतलब कि चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म का हो, उस सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना अनिवार्य है। मतलब सबको समान दर्जा दिया जाए। मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी, उनको सबको समान अधिकार दिया जाए। मणिपुर की विधानसभा को भारत में विलय से मतभेद था और मणिपुर की विधानसभा को क्या था? भारत में विलय से मतभेद था और भारत सरकार ने मणिपुर विधानसभा से सलाह लिए मणिपुर का भारत में विलय किया, जिस कारण लोगों में नाराजगी है। वो कि आज़ादी के मणिपुर था पहला एक ऐसे राज्य थे जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। मतलब क्या? चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो किसी भी धर्म का हो, सभी को समान दर्जा दिया जाए, सभी की संस्कृति सम्मान की जाए। तो क्या पड़ा? मणिपुर कि मणिपुर जो है वो आज़ादी के कुछ दिनों पहले ही भारत में शामिल कर लिया गया था और मणिपुर के शासक महाराजा बोधचंद्र सिंह को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए मना लिया गया और इसके बदले में मणिपुर को विशेष अधिकार दिए गए। जनमत में दबाव में आकर राजा ने चुनाव करवाया, जिसके बाद मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ और मणिपुर पहला राज्य है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। मणिपुर की विधानसभा को भारत में विलय से मतभेद था और भारत सरकार ने मणिपुर विधानसभा से बिना सलाह लिए मणिपुर का भारत में विलय किया, जिस कारण लोगों में नाराजगी हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो? 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ये बात मान ली गई कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। 1920 पर फ्रेंड्स सन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन्हें मेन लर्न करने में एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सनों को अच्छे से ये लर्न कर लेना कि 1920 में कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में ये बात मान ली गई कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। जो राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। आज़ादी और बंटवारे के बाद नेताओं को चिंता हुई। आज़ादी और बंटवारे के बाद नेताओं को चिंता हुई। जब आज़ाद हुआ था तो उससे किसको चिंता होने लगी थी? नेताओं को। और अगर भाषा का आधार पर राज्य बनेंगे तो अव्यवस्था फैलेगी और देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए फैसले को स्थगित कर लिया गया। इसीलिए क्या हुआ? फैसले को स्थगित कर दिया गया और आंध्र आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। और इस आंदोलन में कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी शिरामलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। कौन बैठ गए थे? दिग्गज गांधीवादी शिरामलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई और आखिरकार 1952 की दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और इस आयोग का काम था कि राज्यों का पुनर्गठन करना और सीमाओं का निर्धारण करना।
तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा? 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में ये बात मान ली गई थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। और आज़ादी और बंटवारे के बाद नेताओं में चिंता होने लगी थी और इससे क्या हुआ कि अवस्था राज्य बनेंगे, मतलब कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे तो अव्यवस्था फैलेगी और देश के टूटने का खतरा भी पैदा होगा। इसीलिए फैसले को स्थगित कर दिया गया और आंध्र प्रदेश ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। और इसमें कांग्रेस के नेता दिग्गज गांधीवादी शिलामलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। 56 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल की थी, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसमें मतलब हिंसक होने लगी, आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक होने लगे, उनकी डेथ हो गई थी शिलामलु अनिश्चित की। तो क्या हुआ, इससे जगह जगह हिंसक फैलने लगी और आखिरकार 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का काम था कि राज्यों का पुनर्गठन करना और सीमाओं का निर्धारण करना। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ा कि पटेल तथा राष्ट्रीय एकता, रजवाड़ों का विलय, समस्याएं क्या थी, नजरिया क्या था, हैदराबाद और मणिपुर उनकी समस्याएं और सरकार का नजरिया क्या था वो पढ़ा। और राज्यों का पुनर्गठन कैसा हुआ, हैदराबाद की क्या स्थिति थी और मणिपुर की क्या स्थिति वो पढ़ा हमने। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। और आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना।